हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने आने वाले टर्म की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। राइट नाउ वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज आइडिया ग्रोन। दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने हमारे चैनल पे क्लास 9 एंड 10th का टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर दिया। सिर्फ सोशल साइंस का नहीं बच्चा, आपको सारे सब्जेक्ट्स का साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स तीनों के आपको वन शॉट वीडियो एज वेल एज आपके एमसीक्यूज हमने हमारे चैनल पे क्या किए बच्चा, प्रोवाइड किए। राइट एंड देन इसके अलावा आपका जो हिंदी, इंग्लिश एंड आपका कंप्यूटर जो सब्जेक्ट्स है उसके भी नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे और हमारे मतलब हमारे जो चैनल है यूट्यूब उसके ऊपर हमने उसके भी वीडियोस डाले हुए हैं। राइट अब हम बात करते हैं, ये तो आपकी हो गई 9th एंड 10th की बात। अब हम बात करते हैं हमारे 11th एंड 12th की। जैसे ही हमने 9th एंड 10th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया टर्म 1 के अकॉर्डिंग, तो अब हम क्या लेके आए, हम 11th एंड 12th का कोर्स लेके आए टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर मैं आपको ह्यूमैनिटीज का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसकी जो बुक 1 है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका ये आज लास्ट चैप्टर है। 2 चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ विथ एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता है आपके दोनों बुक में से 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 में आपको आज उसका वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपका एमसीक्यूज करवाऊंगी। सो आई होप आपको अभी इसके पहले जो मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए विद एमसीक्यूज वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा उनके अंदर। राइट अगर आपको उसके बाद भी लगता है कोई डाउट है या आपको किसी चीज को समझने में दिक्कत गई, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आप मुझे कमेंट करके आप उससे अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसके अंदर मैं आपको एज यू नो दैट चैप्टर नंबर 8 करवाने वाली हूँ। ओके सो बट अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड देन आप जो भी हमारी वीडियो है और आप साथ के साथ में आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे बेल आइकन को, जिसके थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा एंड देन आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, तो बच्चा आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। So, welcome to the class students. Now, as you know that मैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 1 है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। हम देखने वाले, हम पढ़ने वाले लोकल गवर्नमेंट क्या है और उसका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका इंपॉर्टेंस है। तो हम पढ़ने वाले हैं पूरा प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ये जो चैप्टर है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोलना चाहिए एक तरह से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एज वेल एज जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी लोकल गवर्नमेंट जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। राइट सो सबसे पहले जैसे कि एज यू नो दैट हम करते ही क्या है, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके सो इसके अंदर भी यही दिया गया है कि व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। हमें देखना है कि लोकल गवर्नमेंट होता क्या है। हमने स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हमने सुना है, बट व्हाट इज दिस लोकल गवर्नमेंट। ओके आप भी सोच रहे होंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एट क्लास एंड तक आते आते आपको हर चीज अच्छे से मतलब क्लेरिफाई हो जाएगी। इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स आपके पास है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो एंड देन उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगी। राइट सो गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, जैसे ही हमारी बात हुई आपकी लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ ये बोला जा रहा है आपका कि वो गवर्नमेंट जो कहाँ हो आपके, जो कि आपके विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। ठीक है, यहाँ स्टेट ना सेंटर किसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे से विलेज होते हैं, आपके गांव होते हैं या डिस्ट्रिक्ट होती है, आपकी तहसील होती है, उस लेवल पे जो भी गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट ये है, ये क्लोजेस्ट टू दी कॉमन पीपल, और ये क्या है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है किसके, जो भी वहां के कॉमन पीपल है उनके। राइट
कैसे, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। इन्वॉल्व दी डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और इस गवर्नमेंट का काम क्या है, जो भी डे टू डे की लाइफ, जो भी डे टू डे की आपकी जो लाइफ होती है उसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट करना, उनमें इन्वॉल्व करना, देखना उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ये सारी चीजें। ओके, and believe that local knowledge and the local interests are essential ingredients for democratic decision making, also necessary for efficient and people friendly administration. ओके, और साथ के साथ में ये बोला जा रहा है, ये जो हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई है वो बनाई ही इसी बिलीफ के कारण है कि अगर आपको लोकल नॉलेज होता है, ओके, अगर आपको लोकल नॉलेज होता है और आपको पता होता है उन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको दिक्कतें जा रही हैं, तो आप इजीली उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। लोकल गवर्नमेंट की बेटा अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ये क्लोजेस्ट क्यों बोली जा रही है कॉमन पीपल के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका गांव है या जो भी है वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली सीएम या पीएम को तो आप अप्रोच नहीं कर सकते हो ना। उससे अच्छा हमने यहाँ क्या करके रखा है, हमने हर एक गांव के अंदर हमने एक गवर्नमेंट बना के रखी है जिसके अंदर सरपंच एंड ऑल आपके होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो एक साथ ही रहते हैं, राइट। जो सरपंच है वो उनके बीच में ही रहते हैं, तो जिसके कारण जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली वहाँ का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा या जो भी वहाँ के सरपंच होंगे उनको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, राइट। और वहां का जो सरपंच भी होगा या फिर हम बोल सकते हैं उस एरिया का जो भी आपका हेड होगा उसको भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो वहीं रहता है तो उसको भी वहां की प्रॉब्लम्स का पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों को किस चीज में क्या दिक्कत जाती है, तो वो इजीली वहां का क्या निकाल सकता है, सॉल्यूशन निकाल सकता है। और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्लोजेस्ट है, और साथ के साथ में जो भी आपकी डे टू डे की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते हैं, ये इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं आपके। और इसको क्या बोला जा रहा है, पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो आपको सीएम या पीएम से मिलने जाना पड़ेगा तो आप इतना इजीली नहीं मिल सकते हो ना, लेकिन यहाँ तो क्या है, वो आपके गांव में ही रहते हैं, आपके साथ में ही रहते हैं, तो आप इजीली उनसे जाके क्या कर सकते हो, मिल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और मिलजुल के आप क्या कर सकते हो, उन प्रॉब्लम को शेयर भी, मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ओके बच्चा, नाउ एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमने ये तो देख लिया लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, कैसी होती है, बट हमें ये देखना है उसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो आपको जो मैंने मीनिंग बताया उससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या एडवांटेज है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इट इज सो नियर दी पीपल। एक तो सबसे पहली बात ये है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहीं और उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनके पास में ही होते हैं, तो वो इजिली उनसे क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज convenient for the people to approach the local government for solving their problem both quickly and with minimum cost can be very effective in protecting the local interest of the people। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि एक तो ये कन्वीनियंट अप्रोच बोली जा रही है। ओके, कन्वीनियंट अप्रोच क्यों है ये, कन्वीनियंट अप्रोच इसलिए है ये सॉरी कन्वीनियंट अप्रोच आपकी इसलिए है ये, एक तो आपके कम टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब मिनिमम कॉस्ट, और साथ के साथ में कम टाइम के अंदर आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व हो सकती है। ओके, कैसे हो सकता है बच्चा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट के जो भी आपके हेड है वहां के, आप वो आपके गांव में ही रहते हैं, आपके पास में ही रहते हैं, आपके पास में रहते हैं, तो आप उनको जल्दी से जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपका क्या हो गया, टाइम सेव हो गया। आप उनको प्रॉब्लम का पता चला तो वो जल्दी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। अगर यही आपको है ना स्टेट लेवल पे जाना पड़ता तो आपको क्या करना पड़ता, गाँव से पहले आपको सीएम के यहाँ आना पड़ता, उनसे मिलने में भी इतनी प्रॉब्लम होती, और फिर उसके बाद आपको वो आप उनसे डिस्कस एंड ऑल करते, उसके बाद जब भी उनके पास टाइम होता वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, राइट। तो उसमें क्या हुआ, आपका टाइम भी गया एज वेल एज आपका जो पैसा है वो भी गया। इसमें दोनों चीजें आपके क्या हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, और साथ के साथ में जो भी ये आपका सॉल्यूशन निकलता है वो बहुत इफेक्टिव वे में आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। कॉटेड बच्चा समझ में आया। एडवांटेज की हम बात करते हैं तो पीपल के एक तो बहुत ज्यादा करीब है, दूसरी चीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। ओके, कन्वीनियंट क्यों है ये आपका, कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि ये इसके कारण आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व भी हो जाती है, और इसमें मिनिमम कॉस्ट भी एक तरह से लगता है।
क्योंकि अगर हम सीएम या पीएम लेवल पे देखें तो उनके पास सिर्फ एक ही काम नहीं है ना कि वो आपको सबकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, है ना, क्योंकि उनके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, पूरे नेशनल लेवल को देखना, पूरा स्टेट लेवल को देखना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जा रही है, वो सारी चीजों को देखना। इसलिए लोकल गवर्नमेंट भी हमने बना दिया जिसके कारण जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उनकी एरियाज की, वो क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके। ओके, नाउ it is at the level of local government that common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above all their development। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक तो सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके अंदर एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो नॉर्मल पीपल है आपके, ठीक है, जो सिटीजन है वो डायरेक्टली क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो है ना एक तरह से पंचायत बिठाई जाती है जिसके अंदर 5 सरपंच रहते हैं और बाकी के सारे जो भी गांव के मेंबर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो सब लोग वहां जाके बैठ जाते हैं और सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जिसके बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो या जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है, और वो जो 5 सरपंच बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत पुराने टाइम पे ऐसा चलता था और आपने ये चीज देखी भी होगी, राइट। वैसे ही यहाँ भी किया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अगर हम लेकिन ये स्टेट लेवल पे करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टेट के अंदर तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन एंड ऑल होती है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक जना अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बट ये लोकल गवर्नमेंट पे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कंपैरिजन टू स्टेट एंड सेंट्रल लेवल बहुत ज़्यादा कम होती है, तो लोग बाग इजीली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और इजीली उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके बच्चा, समझ में आया। अब भले ही वो उनकी नीड्स के रिगार्डिंग हो, उनकी लाइफ्स के रिगार्डिंग हो या उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, जो भी बोलना चाहिए है ना, मतलब जिस भी रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम्स एंड ऑल हो, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो इजीली डिसीजन ले सकते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की कैसे ग्रोथ हुई हमारे यहाँ, कैसे लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट कैसे आया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो self-governing village community exist in India from the earliest time in the form of sabha village assemblies। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की या फिर हमारी जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी होती है आपकी, वो आपका ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे कि अभी आई है। ओके, वो आपकी बहुत टाइम पुरानी चली आ रही है, किसके फॉर्म में, सभा के फॉर्म में या फिर विलेज असेंबली के फॉर्म में। ठीक है, अब सिर्फ नाम अलग हो गया है, इसके अलावा हम देखते जाए हमारे एंशियंट टाइम से अगर हम देखते जाएंगे तो बहुत टाइम से, अर्लीस्ट टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि ये जो आपकी सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी का जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से ये जो आपकी एक तरह से जो सेल्फ गवर्निंग आपका विलेज कम्युनिटी का जो आपका मेथड है या प्रोसेस है, वो आपका बहुत तरीके से, बहुत टाइम से क्या आ रहा है, चला आ रहा है। ओके, in course of time these village bodies took the shape of panchayat, an assembly of 5 person, and these panchayat resolved issue at the village level। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड देन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आपका ये जो बॉडीज थी उनने किसका शेप ले लिया, उन्हें पंचायत का शेप ले लिया। ठीक है, जैसे कि जो आपकी सभा एंड ऑल चली आ रही थी पहले से, अब वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, आपकी पंचायत के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसके अंदर 5 पर्सन होते हैं, 5 जने होते हैं जिनको मुखिया बनाया जाता है। ठीक है, वो 5 जने हेड होते हैं और उनका काम क्या होता है, जो भी पंचायत लगाई गई है, जो भी सभा लगाई गई है, जो भी पंचायत लगाई गई है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स है, उनको क्या कर सके, वो इजीली उनको सॉल्व कर सके। वो किसका काम होता है, वो उन सरपंच का काम होता है। वो जो 5 मेंबर होते हैं ना, स्पेशली उनका वो काम होता है कि वो जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो सिटीजन है वहां के, उनकी प्रॉब्लम्स को इजीली वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ओके बच्चा, नाउ in modern times elected local government bodies were created after 1882। अब क्या बोला जा रहा है, लेकिन मॉडर्न टाइप के बाद हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोकल गवर्नमेंट हमने बॉडी करके जो थी, लोकल गवर्नमेंट जो थी वो हमने क्या कर दिया, वो हमने क्रिएट कर लिया।
ओके अब नया कंसेप्ट आ गया, पहले हमारे यहाँ सभा चली, फिर वो हमारी पंचायत के अंदर कन्वर्ट हुए, एंड देन हम अब क्या करने लगे, इलेक्ट करने लगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। इसके बाद आपके वॉइस रो करके थे एक इंडिया के, उस टाइम पे लॉर्ड रिपन करके, इनका नाम आप बेटा स्पेशली याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडी, दे आर कॉल्ड दी लोकल वार्ड्स। ठीक है, इनने क्या किया, ये जो आपके लॉर्ड रिपन थे, इनने क्या किया, इनने ही इनिशिएटिव लिया था लोकल जो गवर्नमेंट है उसको स्टार्ट करने का। ठीक है, जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, उनको स्टार्ट करने का जो इनिशिएटिव किया था वो इनने ही किया था, और उनने इनको क्या नाम दिया था, लोकल वार्ड्स करके इसका नाम दिया था। ओके, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, लॉर्ड रिपन एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या बोला जा रहा है, इनने ही क्या किया था, इनिशिएटिव ली थी, या फिर इनने ही स्टार्ट किया था आपकी ये जो इस टाइप की जो बॉडीज होती है उनके बारे में, और उसको क्या बोला गया था, लोकल बोर्ड्स करके बोला गया था आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, विलेज पंचायत वर एस्टेब्लिश इन अ नंबर ऑफ प्रोविजंस। और फिर जब आपका जीओआई आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, उसके बाद क्या हुआ, जो विलेज पंचायत थी वो स्टैब्लिश करी गई नंबर ऑफ प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, जो भी आपके नंबर ऑफ स्टेट थे उनके अंदर इनको ये जो आपका विलेज पंचायत वाला प्रोसीजर था या विलेज पंचायत वाला जो कंसेप्ट था उनको क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। ओके बच्चा, नाउ दिस ट्रेंड कंटिन्यू आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और ये जो ट्रेंड चला आ रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी कंटिन्यू रहा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हुआ। पंचायत वर लुक्ड अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और क्या बोला जा रहा है आपसे, ये जो पंचायत है आपकी, इसको क्या बोला जा रहा है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, और साथ के साथ में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी आपका बोला जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपकी पावर्स को डिवाइड कर देना। जब हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ सेंट्रलाइजेशन देखा जा रहा था, फिर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, एंड देन फिर से हमारा सेंट्रलाइजेशन हुआ, और अब हम देख रहे हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्यों हमने डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया, क्योंकि जब हम है ना बोलना चाहिए था एक तरह से हम मतलब कॉलोनियल थे। ठीक है, ब्रिटिश के अंडर में थे, जब हम गुलाम थे, जब उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे उनने उस चीज को फेस किया था, उनने उस चीज को स्ट्रगल करते हुए देखा था, कि उन्हें देखा था कि सेंट्रलाइजेशन करने से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर पावर एक के हाथ में आ जाती है तो वो कुछ भी कर लेता है। इसलिए हमने पावर को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, और पंचायत वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का इसको इंस्ट्रूमेंट बोल दिया गया। साथ के साथ में ये डेमोक्रेसी में क्या बोला जा रहा है, पार्टिसिपेटरी भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इजिली जो हमारे लोकल विलेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके लोग इजिली क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्टली वो इलेक्ट कर सकते हैं आपके जो भी पंचायत का जो आपका हेड होगा उसको, साथ के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके इश्यूज हैं, उनके अंदर भी उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोला जाता है बच्चा। ओके, when the constitution was prepared the subject of local government was assigned to the state, but जब ये आपकी बोलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या होगा, जब ये प्रिपेयर किया गया था उस टाइम ये चीज किसको असाइन की गई थी, स्टेट को असाइन की गई थी। ओके, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रिपेयर किया था, वाज प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन टू द स्टेट। किसको असाइन किया गया था बच्चा, स्टेट को असाइन किया गया था। नाउ it was also mentioned in the directive principle as one of the policy directive to all government in the country। और साथ के साथ में वो तो ठीक है कि हमारे स्टेट को असाइन कर दिए गए थे इसके सब्जेक्ट्स, साथ के साथ में इसको क्या करा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर रखा गया था। ठीक है, डीपीएसपी जो हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा डीपीएसपी क्या होता है आपका,
तो जो डीपीएसपी थे हमारे, उसके अंदर क्या करा गया था, उसके अंदर ये जो लोकल गवर्नमेंट का एक तरह से कंसेप्ट था, उसके अंदर इसको क्या किया गया था, रखा गया था हमारा। ओके, जिसका बोलना चाहिए, जिसका मतलब एक तरह से क्या बोलूं मैं आपका, कि जिसका रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट निकला बीइंग अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, this provision of the constitution was non-justifiable and primarily advisory in its nature, जिसके कारण, क्योंकि इसको डीपीएसपी के अंदर रखा गया था, और आपको पता है डीपीएसपी जो होता है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर स्टेट चाहता है तो वो उसको फॉलो करेगा, और कोई स्टेट नहीं चाहता है तो वो फॉलो नहीं करेगा, बट वो कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो इससे ये बोलना चाहिए एक तरह से इसका ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि इसको डीपीएसपी के अंदर रखा गया तो क्या होता था, जो मैक्सिमम स्टेट होते थे ना, वो चाहते ही नहीं थे कि क्या करा जाए, आपका लोकल गवर्नमेंट का बोलना चाहिए आपका कंसेप्ट है। ऐसा क्यों था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर लोकल गवर्नमेंट का आपका कंसेप्ट आएगा तो जो उनकी पावर है उन्हें क्या करनी पड़ेंगे, अपनी पावर को देना पड़ेगा। ठीक है, अपनी पावर को शेयर करना पड़ेगा, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे, है ना। बट देखते हैं आगे जाके क्या हुआ, ये तो नहीं चाहते थे बट आगे जाके कुछ तो हुआ ही होगा। ओके, बट अभी तक आपको ये याद रखना है, जैसे ही हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो किसके अंदर रखा गया था, पहले डीपीएसपी के अंदर रखा गया था। ओके, नाउ the subject of local government including panchayat did not receive adequate importance in the constitution. Why? ठीक है, अब इस पे बोला जा रहा है, अब उन्होंने बोल तो गया है कि हमने सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स थे लोकल गवर्नमेंट के, हमने क्या कर दिया था, स्टेट को असाइन कर दिए थे एंड उसको डीपीएसपी के अंदर रखा था, है ना। अब ये बोला जा रहा है आपका, तो ये जो थे इनको इम्पोर्टेंस मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस या प्रॉपर इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी और अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ क्या बोला जा रहा है यहाँ। सो फर्स्टली द turmoil ड्यू टू द पार्टीशन resulted in a strong unitary inclination in the constitution. Nehru himself looked upon extreme localism as a threat to unity and integration of the nation. Actually में उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे यहाँ हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, राइट। इंडिपेंडेंस जैसे ही मिली थी हमारे यहाँ पार्टीशन हो गया था। ओके, जो ये पार्टीशन हुआ था तो उसको देख के नेहरू जी और बाकी के जो लीडर्स थे उन्हें ये लगता था कि अगर हम पावर्स को डिवाइड कर देंगे, जब हम पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो किसी एक का मतलब किसी एक के ऊपर अथॉरिटी नहीं रहेगी। ओके, किसी एक के ऊपर अथॉरिटी नहीं रहेगी तो सब अपनी मनमानी करेंगे। जैसे कि यहाँ हुआ था, जैसे पार्टीशन हुआ, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारा जो इंडिया था वो क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गया था उसका। तो वो चीज देखते हुए तो उन्हें ये लगा था कि जो यूनिटरी है, ठीक है, ये जो एकता है हमारे यहाँ देखने को मिल रही है, इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या हो सकता है, वो उसके ऊपर ये चीज भारी पड़ सकती है। ओके, इसलिए उन्हें ये लगा था कि ये जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उसको डीपीएसपी में डाल देना चाहिए, ना कि उसको प्रॉपर इतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, क्योंकि जो पार्टीशन का जो रिजल्ट निकला था या जो पार्टीशन हुआ था आपका, उसके कारण उन्हें ये लगा था कि इंटीग्रेशन और यूनिटी के जो नेशन का इंटीग्रेशन या यूनिटी है, जो एकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ओके, पहली चीज। सेकंड, there was a powerful voice in the Constitutional Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar, which felt that the faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया कि नेशन के ऊपर हमें उसकी एकता के ऊपर खतरा दिख रहा था। सेकंड चीज, जो बी आर अम्बेडकर थे उनका सोचना ये था कि ये जो कास्टिज्म चलता आ रहा, अभी भी हम बहुत सी जगह देखते हैं कि आपका कास्टिज्म आज तक भी वो है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, राइट, कम हो गया है बहुत हद तक, लेकिन बहुत सारे गांव, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि अभी भी ये चीज देखने को मिलती है। तो सोचो जब अभी देखने को मिलती है तो उस टाइम तो कितनी ज्यादा होगी। तो जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनका सोचना ये था कि अगर हमने लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेके आए तो जैसे जो है ना बोलना चाहिए एक तरह से नोबल बोलना चाहिए कास्ट वाले हैं या जो अपर कास्ट वाले लोग हैं
वही क्या करेंगे, वही रूल करेंगे और बाकी के जो अदर कास्ट वाले उनको क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। ओके, तो इस वजह से भी उन्हें ये लग रहा था कि रूरल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है वो उसको लेके इतने अच्छी तरीके से क्लियर नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि ये चीज है तो बहुत अच्छी, अगर लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट वो कुछ चीजों से डरते थे। जैसे कि उन्हें ये लगता था, नेहरू जी को लग रहा था कि हमारी नेशन पे जो यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली जो बी आर अम्बेडकर जी थे, क्योंकि वो देखते ही ये सारी चीजें आ रही थी ना, उन्होंने इन सारी चीजों को फेस किया था। और जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनको ये लग रहा था कि जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है आपका जो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और जो अपर कास्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उनकी ही चलती है, और जो लोअर कास्ट है, एस टी, एस सी, ओबीसी वाले हैं, उनका इतना नहीं सुना जाता, उन्हें दबा के रखा जाता है। तो इन सारी चीजों को उन्हें लगता था कि पता नहीं जो लोकल गवर्नमेंट का है वो इस कितने हद तक काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ओके, नाउ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे क्या वेरिएंट निकला या क्या उसके अंदर चेंजेस एंड ऑल देखने को मिले। ओके, सो लोकल गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो लोकल गवर्नमेंट आपके अंदर, जैसे लोकल गवर्नमेंट का हमारे यहाँ कंसेप्ट तो पहले से आ गया था, लेकिन जो उसके अंदर कमियां थी एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसके लिए जो अमेंडमेंट लाया गया वो हम देखेंगे कि कैसे आया हो, क्या हुआ करके। ठीक है, और जो ये कमियां आई है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, एक तरह से रिफॉर्म आया, वो कब देखने को मिला हमें, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमें क्या करने को मिला, देखने को मिला बच्चा। अच्छा बच्चा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो 73 अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे तो मैं आपको आगे जाके डीपली बताऊंगी वो किसके रिगार्डिंग है, वो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग है। और अगर हम 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो किसके रिगार्डिंग है आपका, वो आपका म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग है, या हम बोल सकते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। दोनों जो आपके एक्ट थे वो 92 के अंदर क्या हुए थे, पास हुए थे, और 1993 के अंदर इनको क्या किया गया था, इन फोर्स के अंदर लाया गया था। ओके, और अगर मैं प्रॉपर डेट की बात करूं तो आपका 73 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 24 अप्रैल 1993 के अंदर लाया गया था। और 74 की मैं बात करूं तो 74 आपका 1 जून 1993 के अंदर लाया गया था। ठीक है, दोनों 1993 के अंदर इनफोर्स में आए हैं, लेकिन 73 वाला जो है आपका वो कब आया है, 24 अप्रैल को, और 74 है वो कब आया आपका 1 जून को आया है, लेकिन दोनों 1993 के अंदर ही इनफोर्स में आए। ओके, और 73 वाला अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, और 74 आपका म्युनिसिपैलिटीज या फिर अर्बन गवर्नमेंट जो है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके रिगार्डिंग है। ओके, नाउ first in the line was the community development program in 1952 which sought to promote pupil participation in local development in range of activity। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, फर्स्टली क्या हुआ था आपका कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था 1952 के अंदर, जिसके अंदर प्रमोट किया गया था। ठीक है, किसको प्रमोट किया गया था, लोकल, जो भी आपका लोकल डेवलपमेंट है या जो भी है उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेशन करना है, कैसे हम उसको अच्छे से मतलब बोलना चाहिए एक तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी आपकी रेंज ऑफ एक्टिविटी है उनको कैसे हम पार्टिसिपेट करने के बाद कैसे उनको सॉल्व एंड ऑल कर सकते हैं, वो इसके अंदर बताया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट इन द लाइन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था आपका 1952 के अंदर, विच सॉट टू प्रमोट पीपल, क्या किया गया था, विच सॉट टू प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन, किसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट किया गया था, लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो भी उनके अंदर लोकल डेवलपमेंट होना या जो भी लोकल प्रॉब्लम एंड ऑल है उसके अंदर वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ओके बच्चा, नाउ in this background a 3-tier panchayati raj system of local government was recommended for the rural area। फिर उसके बाद क्या हुआ, या फिर हम उसके बैकग्राउंड की बात करें, उसके बाद क्या हुआ आपका पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो 3-tier सिस्टम चलता है ना बच्चा लोकल गवर्नमेंट का, उसको रिकमेंड किया गया रूरल एरिया के अंदर। ओके, एंड देन some state like Gujarat, Maharashtra,
adopt the system of elected local body around 1960 and then 1960 के अंदर देखा गया जैसे कि कुछ स्टेट है आपके गुजरात महाराष्ट्र, उनने इस सिस्टम को क्या किया, अपनाया, ठीक है, इस सिस्टम को क्या किया, अडॉप्ट किया। बट अभी तक भी प्रॉपर हर एक स्टेट ने अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ स्टेट ने जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र को जिसके एग्जाम्पल दिए गए, अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960 एंड देन Why only few state adopt and other fail to adopt? अब हमें ये देखना है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कुछ स्टेट ने क्या किया था इसका, कुछ स्टेट ने ना, कुछ फ्यू स्टेट थे जिनने इसको अडॉप्ट किया था और कुछ स्टेट ने अडॉप्ट नहीं किया था, राइट। तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो देखते हैं। बिकॉज लोकल बॉडी डिड नॉट हैव इनफ पावर एंड फंक्शन टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट, क्योंकि जो लोकल बॉडी थी उसके पास प्रॉपर पावर्स थे ही नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले ही देखा था कि उसको डीपीएसपी के अंदर डाल दिया था और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको उसके जो भी सब्जेक्ट्स एंड ऑल थे उसको क्या कर दिया था, साइन कर दिया था। तो जो लोकल बॉडीज थी उनके पास इनफ पावर ही नहीं थी, ना इनफ पावर थी, ना इनफ उनके पास पैसा था, तो वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे, है ना। कि अगर आपको कोई चीज दी गई है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप क्लास के मॉनिटर हो, राइट। अगर आप मॉनिटर हो क्लास के तो अगर आपको टीचर्स ने पावर दी है तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। बट टीचर्स ने अगर आपको पावर ही नहीं दी होंगी तो आप कुछ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो सेम विद दिस कि इनके साथ भी क्या हुआ था कि उन्हें असाइन तो कर दिया गया था लेकिन उन्हें उनके पास इनफ पावर नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी करना होता था तो उसके लिए स्टेट से पहले बोलना चाहिए, एक तरह से इम्प्रूवल उनको चाहिए होता था कि मतलब वो पहले इम्प्रूवल बोल रही हूँ मैं, पहले वो पहले उसको है ना बोलना चाहिए उन्हें, है ना, मतलब उसको करने के लिए परमिशन दे, उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन लेने के बाद ही वो कुछ कर सकते थे, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके पास इनफ पावर नहीं थी और फंक्शन टू लुक आफ्टर दी लोकल गवर्नमेंट। अब पावर नहीं थी, कुछ उनके पास फंक्शंस ही नहीं थे, तो वो क्या ही करते, ओके। They were very much dependent on the state and the central government for financial assistance. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, एक तो पावर्स भी नहीं थे उनके पास और उसके बाद उन्हें कुछ करना भी होता था तो वो बहुत हद तक एक तरह से पूरी तरीके से स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे, किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए। और कोई भी डेवलपमेंट बिना पैसों के तो हो ही नहीं सकता, और वो किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, स्टेट या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ओके। Many states did not think it necessary to establish elect लोकल बॉडीज, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट को ये लगता था, वो तो दो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे स्टेट को ये लगता था कि इसकी जरूरत ही क्या है, उन्हें लगता ही नहीं था कि इसकी जरूरत है, ओके। नाउ लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और क्या बोला जाता था, उन्हें ये लगता था कि जो लोकल बॉडीज है उन्हें क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके हाथों में, मतलब जो भी आपका बोलना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के जो भी लोकल ऑफिसर्स हैं उनके हाथों में ये चीजें हैंड ओवर कर देनी चाहिए, ओके। मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मोस्ट लोकल बॉडीज, और बहुत सारे स्टेट ऐसे होते थे कि जो कि डायरेक्ट इलेक्शन रखते ही नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन रखते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जो अपनी पसंद के होंगे उनको ही देंगे ना। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर पूरा जो आपकी बोलना चाहिए आपका गांव या डिस्ट्रिक्ट है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो वो पीपल अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। इन मैनी स्टेट इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडी वर पोस्टपोन्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती थी कि चलो भैया इलेक्शन हो भी गए, वहां डायरेक्ट इलेक्शन भी कर लिए, तो जो डायरेक्ट इलेक्शन हो भी गए तो उसका कोई टाइम फिक्स, मतलब जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो फिक्स नहीं होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो अभी हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होते तो हमें पता है हर 5 साल के अंदर वो होने ही है ना। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता था, इसके अंदर ऐसा होता था कि वो टाइम मतलब है ना पोस्टपोन करते रहते थे, ठीक है अभी नहीं, हम 6 महीने बाद करेंगे, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल जाता था। तो उनके पास कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, जिसके कारण जो हेड होता था उसको टेंशन ही नहीं होती थी, ठीक है ना अभी इलेक्शन होंगे ही नहीं, तो उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर नहीं बनता था कि वो भी काम करे करके, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी हमें। नाउ न्यू इनिशिएटिव और रिफॉर्म, अब ये तो हमने देख लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था हमारा। अब हम देखेंगे कि न्यू रिफॉर्म क्या है, हमने क्या नए चेंजेस किए, क्या न्यू इनिशिएटिव लिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो इन 1989 द पीके थोंग कम्युनिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ओके।
अब क्या बोला जा रहा है बच्चों, अगर मैं आपकी बुक के अंदर बात करूं तो यहाँ डायरेक्टली आपका जो पीके थोंग कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है। इसके पहले भी आपकी वलवंत कम्युनिटी एंड अशोका करके एक कम्युनिटी थी, उनका भी आया था, बट उसके बारे में यहाँ नहीं दिया गया है। ओके, वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहां आपको बहुत ज्यादा डीप इसके बारे में बताया जाता है। ओके, सो अगर मैं 1989 की बात करती हूँ, इस टाइम पे आपकी पीके थोंग करके कम्युनिटी आई थी, जिसने रिकमेंडेड किया था किसके बारे में कि उसको क्या कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन मिले। किसको मिले? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को क्या बोला जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले उसके पास ये नहीं था, जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। ओके, a constitution amendment to provide for periodic election to local government institution and in list of appropriate function to them along with fund was recommended। इसके अलावा उनने ये तो बोला था कि अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, साथ के साथ में उनने क्या क्या किया, उनने लोकल गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए बोला गया कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आपके इलेक्शन इतने से इतने टाइम के अंदर होने चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स के अंदर, 6 ईयर्स के अंदर, जो भी उनका टाइम पीरियड है उसको आपको फिक्स करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एक आपको लिस्ट देनी चाहिए कि हाँ ये फंक्शन आपको लोकल गवर्नमेंट कर सकती है, और उसके साथ साथ उन्हें फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर सके, और बोलना चाहिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए लोकल एरिया में वो उसको कर सके। ओके बच्चा, नाउ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। अब हम देखेंगे ये 73rd एंड 74 अमेंडमेंट हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1989 के अंदर क्या हुआ था, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ओके, व्हाई दिस अमेंडमेंट, अब हम देखेंगे कि इन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। These amendments aimed at strengthening local government and ensure an element of uniformity in their structure and functioning across the country। ये अमेंडमेंट इसलिए लेके आए गए थे बच्चा, जिसके कारण जो लोकल गवर्नमेंट की पावर है वो बढ़ सके। ओके, और एक तरह से जो भी उनका स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग है सारे कंट्री के अंदर उसको यूनिफॉर्म करा जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में वो चाहे तो वो उसको मतलब लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को मानेगा, कोई चाहेगा तो नहीं मानेगा, कोई अपने हिसाब से काम करेगा, तो ऐसा ना हो करके इसलिए उनको उस ये जो आपका कंसेप्ट है लोकल गवर्नमेंट का उसको यूनिफॉर्म करा जा सके, और जो लोकल गवर्नमेंट की पावर है उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए ये अमेंडमेंट लेके आया गया आपका। नाउ इन 1992 the 73 and 74 constitutional amendment were passed by the parliament। बच्चा ध्यान रखना आप अच्छे से, 1989 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 1989 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 73 एंड 74 अमेंडमेंट को, एंड देन ये पास कब हुआ था, पास हुआ था 1992 के अंदर ये पास हो गया था, और 1993 के अंदर ये फोर्स में आया था। ओके, तो इन 1992 द 73rd एंड आपका बोलना चाहिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो 1992 के अंदर ये जो दोनों अमेंडमेंट थे वो क्या हो गए थे, पास हो गए थे। ओके बेटा, ये फैक्ट्स फिगर याद रखना, बिकॉज एज यू नो दैट आपके ऑब्जेक्टिव ही होने हैं, वो इसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 73rd जो अमेंडमेंट था वो किसके अकॉर्डिंग था, आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग था। मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम PRI भी बोलते हैं। और जो ये 74 अमेंडमेंट था वो आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए था। ठीक है, 73 आपके रूरल के लिए था, 74 आपके किसके लिए था, अर्बन के लिए था। ठीक है, जिसको हम नगर पालिका या फिर म्युनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं। ओके, नाउ The 73rd and 74 amendment came into force in 1993। 1993 के अंदर ये फोर्स के अंदर आए थे, जिसके अंदर 73 वाला जो था बेटा वो 24 अप्रैल 1993 के अंदर आया था, और जो 74 था वो 1 जून ऑफ
1993 के अंदर फोर्स के अंदर आया था आपका। लोकल गवर्नमेंट इन अ स्टेट सब्जेक्ट मींस स्टेट इज फ्री टू मेक देयर ओन लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। अब क्या बोला गया था आपका, लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट का मतलब क्या था कि स्टेट इज फ्री टू मेक, स्टेट जो है वो फ्री है अब खुद के लॉज बनाने के लिए इन सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए गए थे, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी कि इस सब्जेक्ट्स के ऊपर जो स्टेट है वो फ्री है, उसको किसी और गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद के लॉज क्या कर सकती है, बना सकती है। ओके, विल स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर देयर लॉज रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि विल स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी, आफ्टर देयर लॉ रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसके क्या लॉज एंड ऑल थे, ये हम देखेंगे। सो यस, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड, जैसे ही एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, द स्टेट हैड टू चेंज देयर लॉ अबाउट लोकल बॉडीज इन द ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इन कंफर्मिटी विद द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने देखा कि ठीक है, जो स्टेट थी, स्टेट के पास क्या थे, अब है ना, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लॉज बना सकती थी, राइट, वो भी कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, उसके आपकी बुक के अंदर भी लिस्ट में नाम दिया गया और मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगी वो कौन कौन से आपके फंक्शंस थे। अब देखा जा रहा है कि उससे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या असर पड़ा या उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए। तो हाँ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंड किया गया, ठीक है, यस, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड द स्टेट हैड टू चेंज देयर लॉ। तो स्टेट ने क्या किया, अपने लॉ को चेंज किया लोकल बॉडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो सके, जो भी लोकल बॉडीज है, आपकी लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर क्या आ सके, चेंज आ सके, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इन कंफर्मिटी विद द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपका अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ओके बच्चा, नाउ 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हमारा जो 73 एंड 74 हमने देखा अमेंडमेंट आया आपका, तो उसके अंदर क्या क्या कैसा कैसा आया था, तो उसके अंदर एक 3 टायर स्ट्रक्चर भी था, तो वो हम देखते हैं क्या था। इसके अंदर आपका 3 लेवल थे, आपको देख के ही समझ में आ रहा है, 3 टायर लेवल, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का या 3 टायर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है, और भी बाकी कंट्रीज के अंदर भी है, और इंडिया के अंदर भी ये बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। स्पेशली ये वहां फॉलो किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इजिली क्या हो सके, फंक्शन को हम डिवाइड कर सके, तो काम का बर्डन किसी के ऊपर ना आए और इजिली काम हो सके। और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका सबसे बेस्ट काम ही यही है आपका, कि एक तरह से हमारा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एक तरह से कि जो लोकल पीपल जो है उनकी इजिली प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व आउट कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके 3 लेवल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है आपका बेस लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो क्या करता है, आपका पूरे विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेज को कवर करता है। ओके, 3 टायर स्ट्रक्चर पढ़ रहा है। फर्स्ट है आपका बेस लेवल, जिसके अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायत आता है, जो क्या करता है, कवर करता है एक विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को। ओके, सेकेंड आता है आपका इंटरमीडिएटरी, ठीक है। इंटरमीडिएटरी की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या आता है, आपके मंडल्स आते हैं, ठीक है, मंडल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक या फिर तालुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्लॉक या फिर तालुका बोलते हैं। दे डू नीड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट इन स्मॉल स्टेट, बट इसकी कहाँ जरूरत होती है, अगर स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां जरूरत होती है। अगर छोटा स्टेट है तो वहां जरूरत नहीं है। ओके, 2 लेवल देखे, बेस लेवल जिसके अंदर ग्राम पंचायत आता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएटरी, जिसके अंदर क्या आता है, कि मंडल या फिर ब्लॉक, और उसको तालुका भी बोलते हैं बच्चा। और साथ के साथ में ये छोटे स्टेट के लिए जरूरी नहीं है कि इसका होना ही चाहिए। ओके, नाउ थर्ड होता है आपका अपेक्स, जिसको हम बोलते हैं जिला पंचायत, कवरिंग द इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये इसका काम क्या होता है, जिला पंचायत का काम क्या होता है, वो पूरा जो भी आपका रूरल एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उस सबको क्या करता है, वो कवर करता है। ओके, प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा comprise of all the adult member registered as voter in the panchayat area and its role and function are decided by state legislation। अब क्या होता है बेटा, कि प्रोविजन रखा गया, आपका मैंडेटरी करा गया क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा को, ठीक है। अब जो भी ग्राम सभा का क्रिएशन एंड ऑल है, उसके लिए कुछ प्रोविजन रखे गए और उसको मैंडेटरी करा गया, जिसके अंदर क्या किया गया आपका,
जो भी आपके एडल्ट मेंबर हैं वो क्या करेंगे, वो आपका रजिस्टर कराएंगे एज अ वोटर, कहाँ, पंचायत एरिया के अंदर। और एंड इट्स रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड, जो भी उनके रोल और बोलना चाहिए फंक्शन होंगे, वो जो स्टेट लेजिस्लेशन होगा वो क्या करेगा, उसको डिसाइड करेगा। गॉट इट बच्चा? जो भी सारे मेंबर्स हैं आपके एडल्ट मेंबर रजिस्टर करेंगे एज अ वोटर, किसके अंदर, पंचायत एरिया के अंदर, और उनका जो भी रोल और फंक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेशन उसको डिसाइड करेगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। ओके, ऑल 3 लेवल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ जो भी हमने 3 लेवल्स पढ़े आपके, तीनों के तीनों डायरेक्टली पीपल क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। यहाँ कोई भी इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है आपका, डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। इसका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा डिसॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इफ स्टेट डिसॉल्व दी पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5-year टर्म, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ सच डिसॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको वो जो आपका है ना बोलना चाहिए आपका ग्राम सभा या ये बना हुआ है आपको, उसको आपको डिसॉल्व करने की जरूरत पड़ी, मतलब कि उसको हटाने की जरूरत पड़ रही है, वो भी 5 साल के टर्म का पूरा होने से पहले। तो उसके लिए क्या करा जाएगा, उसके लिए सॉरी उसके लिए ये कंपलसरी है कि 6 month के अंदर ही हमें नया इलेक्शन, आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने होंगे। आप ऐसा नहीं है कि बिना इलेक्शन करवाए आप किसी को भी वहां कैंडिडेट मतलब वहां का हेड बना दे, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या किया जाता है, अगर आप चाहते हैं, कोई भी स्टेट चाहती है जो भी पंचायत है उसको डिसॉल्व करना है, तो जो भी डिसॉल्व मतलब जब भी वो डिसॉल्व होने वाला है उसके 6 month के अंदर ही क्या करने होते हैं, फ्रेश इलेक्शन को आपको हेल्ड करवाना होता है, ठीक है, करवाने होते हैं आपको। ओके, नाउ रिजर्वेशन, अब हम यहाँ रिजर्वेशन की बात करेंगे। सो 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन फॉर women in all पंचायत इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कैटेगरी, जनरल, SC, ST एंड OBC। बच्चा यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर हम विमेन के रिजर्वेशन की बात करें तो उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है, 1/3 रिजर्वेशन मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आप किस कैटेगरी के हो, जनरल के हो, SC, ST या फिर OBC, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आपके लिए पंचायत जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, किसको, विमेन के लिए, ठीक है। ये फिक्स है आपका 1/3, मतलब 1/3 रिजर्वेशन दिया ही जाएगा आपका। ओके, अब हम बात करते हैं, आपको एक और रिजर्वेशन दिया जाता है आपका SC एंड ST का, लेकिन जो SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन है ना बच्चा, वो फिक्स नहीं होता है। ओके, वो वहां की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन का पोर्शन होगा आपका, उसके अकॉर्डिंगली वहां परसेंटेज या फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, वो फिक्स नहीं होता है, बट विमेन के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है वो फिक्स होता है, वो 1/3 जो सीट होती है आपकी वो आपको सिक्योर कर दी जाती है या रिजर्व कर दी जाती है विमेन के लिए। वैसे रिजर्वेशन आपका SC और ST के लिए भी होता है, बट वहां की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, if the state find it's necessary they can also provide for reservation for the backward कास्ट। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, अब हमने देख लिया आपको विमेन को रिजर्वेशन मिलता है, SC एंड ST को भी मिलता है, लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा है जहां लगता है कि OBC वालों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए तो उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, एंड रिजर्वेशन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द चेयरपर्सन एट ऑल 3 levels। और ये जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल है चेयरपर्सन के लिए भी, जो भी तीनों लेवल के उनके। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। सो 29 सब्जेक्ट्स विच आर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आर आइडेंटिफाई एंड लिस्ट इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो आपके मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, ये तो जो भी आपके ये 29 सब्जेक्ट है विच वर अर्लियर, जो पहले क्या होते थे, विच वर अर्लियर इन दी स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो कि उनके अंदर आते थे, अब क्या कर दिया गया, उनको आइडेंटिफाई करा गया, उनको लिस्ट किया गया, किसके अंदर, 11th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंदर क्या किया गया, अब उनको रखा गया है, जो भी आपके 29 स्टेट है वो। दिस सब्जेक्ट आर टू बी ट्रांसफर
टू दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, और उनको क्या कर दिया गया, इन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया। पहले स्टेट के पास थे, ये स्टेट लिस्ट हुआ करती थी, अब उनको क्या करा गया है, 11 शेड्यूल में रख के उनको ट्रांसफर कर दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम PRI भी बोलते हैं, उन्हें। ओके, सब्जेक्ट वर मोस्टली लिंक टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन एट द लोकल लेवल, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो स्पेशली वहाँ के जो भी बोलना चाहिए एक तरह से लिंक्ड है किसका, वहाँ के वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट जो भी होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जो भी लोकल लेवल पे होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओके, एक्चुअल ट्रांसफर डिपेंड ऑन स्टेट लेजिस्लेशन ओनली, और जो भी एक्चुअल ट्रांसफर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आर्टिकल 243G डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। बेटा ये आर्टिकल जो है आपके उसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 243G, ठीक है, तो मतलब ये इसका सब आर्टिकल है, इसके अंदर बताया गया है किसके बारे में, जो भी पंचायत है उसकी क्या क्या अथॉरिटी होगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उनके पास कौन कौन से पावर्स होंगे। तो ये 3 चीजों के बारे में इसको भी आपको पता होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एज वेल एज आपके अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 243G किसको डील करता है, ठीक है, या किसके बारे में बताता है, तो वो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, किसकी, पंचायत की। ओके बच्चा, एंड सम सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपकी बुक के अंदर भी है, सम सब्जेक्ट लिस्ट इन दी IT शेड्यूल, आपका एग्रीकल्चर हो गया, माइनर, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे आप देख लेंगे। ये 29 आपके बोलना चाहिए एक तरह से सब्जेक्ट है जो किसके अंदर किया गया है, इनको 11 शेड्यूल के अंदर रखा गया है। ओके, आप इस मेरे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ और ये अगर आपको उसको पढ़ने में दिक्कत जाए तो ये आपकी बुक का पेज है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप देख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, विल 73 अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द स्टेट। अब ये जो आपका बोलना चाहिए 73 अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कि सारी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल था या नहीं। So no, the provision of 73 amendment were not made applicable to the area inhabited by the आदिवासी population in many state of India। ठीक है, अब जो भी हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर आदिवासी पॉपुलेशन है आपकी ज्यादा, तो वहां ये जो 73 अमेंडमेंट आया था वहां वो क्या नहीं था, वो एप्लीकेबल नहीं था। ओके बच्चा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था तो वो सारी जगह एप्लीकेबल था या नहीं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं था। तो आपको जैसे ऑप्शन आए तो आपको ध्यान रखना है, जहां आदिवासी पॉपुलेशन हुआ करती थी वहां ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, in 1996 a separate act was passed extending the provision of the पंचायत सिस्टम टू दीज एरिया। फिर 1996 के बाद एक सेपरेट एक्ट बनाया गया बच्चा, जिसको पंचायती जो सिस्टम था उसके प्रोविजन को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया ये इन एरियाज के अंदर। ठीक है, ये जो आपका आदिवासी पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा हुआ करती थी उन एरिया के लिए एक 1996 के अंदर सेपरेट एक्ट को पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन था आपका पंचायती सिस्टम का उसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। ओके, वाई सेपरेशन ऑफ एक्ट वॉज पास। अब हम देखेंगे कि ये जो सेपरेशन ऑफ एक्ट था उसको क्यों पास किया गया, उसकी क्या जरूरत पड़ी। सो बिकॉज इन India many Adivasi communities have their traditional custom of managing common resources such as forest, small water reservoir etc। क्योंकि अब जैसे कि हमें पता है जो आपकी आदिवासी कम्युनिटी होती है उनके ट्रेडिशनल अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन सबको इजिली मैनेज कर सके इसलिए इसको लाया गया। ओके, Second, the new act protect the right of these community to manage their resources in way acceptable to them। और साथ के साथ में इस एक्ट को इसलिए भी लेके आया गया कि जो उनके राइट है, ठीक है, जो भी ये कम्युनिटीज है उनके जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, और जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या किया जा सके, इजिली मैनेज किया जा सके और एक्सेप्ट किया जा सके। ओके बच्चा, गॉट इट, इसलिए उनके लिए अलग से बनाया गया था ये।
क्योंकि जो आदिवासी ये लोग होते हैं वो सारे किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बेटा, फॉरेस्ट एंड ऑल इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनके लिए इसलिए अलग और डिफरेंट एक्ट बनाया गया था। मोर पावर आर गिवन टू द ग्राम सभा ऑफ दिस एरिया एंड इलेक्ट विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मेनी रिस्पेक्ट। और इस टाइम पे क्या हुआ, आपके ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी ग्राम सभा को दी गई इस एरिया की, और इलेक्ट विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत को इलेक्ट किया गया, हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मेनी रिस्पेक्ट, बहुत सारे रिस्पेक्ट के अंदर। ओके बच्चा, नाउ the idea behind this act is that local traditional of self government should be protected while introducing modern elected bodies। और इसके पीछे ये एक्ट लाने के पीछे क्या आइडिया था कि उनका ये आइडिया था कि भले ही हम मॉडर्न बॉडी को इलेक्ट करे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो आपकी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल एंड ऑल है उसको हम क्या कर सके, उसको भी हम प्रोटेक्ट करके रख सके। ऐसा नहीं है कि नई चीज या मॉडर्न चीज लाने के चक्कर में जो हमारी पुरानी परंपरा है या पुरानी जो कुछ कम्युनिटीज ने जो उनके ही ट्रेडिशनल एंड ऑल को मानती है उनको हम हार्म कर दें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा गया आपका। दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और ये इसका ध्यान में इसलिए रख के करा गया क्योंकि एक तरह से यही तो स्पिरिट है डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, जो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है उसके बाद भी हम एक है। ठीक है, हमारे अंदर इतनी यूनिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दीज रूल। ठीक है, ये जो हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ये जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स एंड ऑल है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का भी ये क्या एक तरह से आत्मा इसको या स्पिरिट बोला गया है। ओके, नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपका क्या होता है। सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो होता है आपका वो कौन अपॉइंट किया करता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, तो वो किसको कौन अपॉइंट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बेटा लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो स्टेट वाला जो आपके इलेक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, इसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये कंडक्ट करवाता है इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनॉमस लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये भी इसका भी अपना खुद का एक बोलना चाहिए, अपना खुद का पावर है, ऑटोनॉमस है ये, जैसे कि आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वैसे ही। ओके, इसका भी जो ऑफिस है आपका एक तरह से बोलना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो क्या ऑटोनॉमस है, जैसे कि आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का होता है। ओके, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड और नॉर इन दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, ये आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अंडर में नहीं आता है। ओके बच्चा, नाउ जो आपका दूसरा है वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। यहाँ भी सेम चीज रहेगी कि ये जो इसका फाइनेंस होगा, इसका जो फंड होगा वो स्टेट के लिए नहीं, वो किसके लिए होगा, आपकी पंचायत एंड ऑल इसके लिए। ठीक है, तो इसको भी कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसको अपॉइंट किया जाता है 5 साल के अंदर। ओके, एग्जामाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन दिस स्टेट। ठीक है, स्टेट की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, ये चेक करता है, एग्जामाइन करता है। Also review the distribution of the revenue between the state and local government on the one hand and between rural and the urban local government on the other hand। और इसका काम क्या है, वो रिव्यू करता है, देखता है कहाँ कितनी कैसी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है उसका क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जो भी रेवेन्यू आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसके अंदर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के अंदर। और साथ के साथ में दूसरी तरह क्या करता है, जो रूरल या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर भी क्या करता है, ये जो भी रेवेन्यू आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रॉपर रिव्यू एंड ऑल करके। ठीक है बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे 74 अमेंडमेंट को। सो डील विद अर्बन लोकल बॉडीज और
नगर पालिका ये किससे डील करता है? ये डील करता है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज से, या फिर हम जिसको नगर पालिका भी बोलते हैं उससे। इन मेनी वेज द 74 amendment is the repetition of the 73rd amendment except that it appeal to urban area। ठीक है, जो 73 amendment एंड 74 amendment है वो एक तरह से सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है आपका कि जो 74 अमेंडमेंट है वो किसके लिए, वो अर्बन के लिए, और 73rd आपके किसके लिए, रूरल के लिए। ओके बच्चा, बाकी की जो भी चीजें उसके अंदर सेम ही है आपकी। ऑल द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग to direct election, reservation, transfer of subjects, state election commission and state finance commission and incorporate in the 74 amendment also and thus apply to the नगर पालिका। ठीक है, जैसे कि क्या बोला जा रहा है आपका जो 73 के अंदर जो भी आपके प्रोविजन है, भले ही वो डायरेक्ट इलेक्शन के हो, रिजर्वेशन के हो, ट्रांसफर ऑफ स्टेट के हो, आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के हो, वो वही के वही सारी चीजें आपकी किसके अंदर है, 74 के अंदर आपके अप्लाई की गई है। बस वो नगर पालिका के लिए है आपका, या फिर बोलना चाहिए अर्बन एरियाज के लिए, और वो आपके रूरल एरियाज के लिए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेट द ट्रांसफर ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया है, जो भी आपकी लिस्ट ऑफ फंक्शन बनाई गई थी उसको ट्रांसफर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। These function have been listed in the 11th schedule of the constitution। और वो जो सारे आपके फंक्शन है वो कहाँ लिस्ट किए गए हैं, आपके 11th schedule of the constitution के अंदर आपके रखे गए हैं। ओके बच्चा, नाउ इनसाइड व्यू हम देखेंगे अब इसका। सो इनसाइड व्यू के अंदर क्या बोला जा रहा है आपका, द 73rd and the 74 amendment have created uniformity in the structure of पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, जो ये 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, जो भी आपका पंचायती राज या नगर पालिका का जो स्ट्रक्चर है पूरी कंट्री के अंदर क्या हो, यूनिफॉर्म हो आपका। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ दिस लोकल इंस्टीट्यूशन इज बाय itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for pupil participation and government। और साथ के साथ में ऐसा नहीं सिर्फ कहने के लिए बोल दिया कि लोकल गवर्नमेंट है, जो भी लोकल इंस्टीट्यूशन है उनका खुद का सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उनका खुद का अचीवमेंट होना चाहिए, और साथ के साथ में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए या ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि जिसके कारण जो पीपल है वो पार्टिसिपेशन कर पाए इस गवर्नमेंट के अंदर। ओके बच्चा, नाउ इसलिए तो उसको क्लोजेस्ट बोला गया है पीपल के। ओके, द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका हैज इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। और इसके अलावा जो भी आपका रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है विमेन के लिए पंचायत एंड नगर पालिका के अंदर, उसको भी इंश्योरेंस करना चाहिए, उसका भी जो सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर है बॉडी के अंदर उसको इंश्योर करके रखना चाहिए। ठीक है, मतलब है तो मतलब है। ओके, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, women have gained more power and confidence by asserting control over resources। और इसके अलावा उन्हें पावर्स एंड ऑल भी देना चाहिए जिसके कारण वो भी रिसोर्स पे एंड चीजों पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। Their presence in these institutions has given many women a great understanding of the working of politics। और इसके कारण ऑब्वियसली बात है जो उनका प्रेजेंस होता है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके कारण बहुत सारी जो विमेन है उनको ग्रेट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके वो आगे जाके करेंगे। ओके, in many cases they have brought a new perspective and a great sensitive to discussion at local bodies। और बहुत सारी जगह क्या होता है आपका कि एक न्यू पर्सपेक्टिव होता है, और कुछ मतलब बोलना चाहिए एक तरह से टॉपिक होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका भी डिस्कशन एंड ऑल करना चाहिए, बट अच्छे से। ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ करना चाहिए। ओके, इन मेनी केसेस वीमेन आर अनेबल टू assert their presence or were more proxy for the male member of their family who sponsor their election। और बहुत सारी जगह क्या किया जाता है, कहने के लिए विमेन्स को जो आपको जो है विमेन को आपका रिजर्वेशन तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से प्रॉक्सी होती है। ठीक है, जो उनके यहाँ के बोलना चाहिए मेल मेंबर है वो उनको एक तरह से क्या करते हैं, स्पॉन्सर टाइप का कर देते हैं, बट उनका वो खुद से डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए आपका। ओके,
सो बच्चा ये था आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि लोकल गवर्नमेंट आपका क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और कौन कौन सी कम्युनिटी आई, किस किस कम्युनिटी ने क्या क्या हमें रिकमेंड किया गया, और लास्ट में जाके हमने कितना ज्यादा उसके अंदर बोलना चाहिए अमेंड एंड ऑल करके हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो इन शॉर्ट आपने इसकी पूरी कहानी या पूरी स्टोरी देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था और अब हम यहाँ तक पहुंचे वो कैसे हम पहुंचे। ओके, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आपको क्या करना है बच्चा, मुझे कमेंट करना है, जिसके कारण मैं आपके कमेंट देके जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका जो बोलना चाहिए बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन पहले से आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सके। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल थी तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है आपके स्कूलमेट्स, आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।